जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जी। इसमें आज हम लोग जो नए क्लास में जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है ग्रहों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत। लेकिन एक बार उससे पहले प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पहले बना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर बने गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर बने स्टार्स तारे, और उसी में अपना एक तारा है सूर्य। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में, फिर गैलेक्सी के बारे में, उसके बाद तारों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद सूर्य के बारे में हमने ओवरऑल डिटेल किया। उसके जस्ट बाद हमने सौरमंडल को पढ़ा। इसलिए पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं 8, और ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिनको कहते हैं सौरमंडल। तो हमने पिछले क्लास में सौरमंडल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था। आज हम जब उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं तो सौरमंडल में क्या है कि 8 ग्रह हैं, इन सबको पढ़ा, सैटेलाइट हैं, क्षुद्र ग्रह, इन सबको हमने पढ़ लिया है। अभी जो नया क्लास में आएगा तो जैसे ही ग्रहों पे आएंगे तो एक सवाल उठता है कि ग्रहों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। डिटेल करेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी, इस तरह से जैसे ही डिटेल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नियम को भी पढ़ें कि ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बुध का डिटेल करेंगे, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इस तरह से पूरा सौरमंडल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हमारा क्लास है वो सबसे पहला टॉपिक दे के जा रहा है, सबसे फर्स्ट टॉपिक वो दे के जा रहा है कि ग्रहों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत। तो सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे ग्रहों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत में 5 साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है कांट सबसे पहला, उनके बाद लप्लास। इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, कांट और लप्लास को एक साथ पढ़ना है। आप ध्यान में रखेंगे कि कांट और लप्लास को एक साथ, नीचे का 3 एक साथ, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटर। इन्हीं पांचों ने जो खेला किया है, मतलब ऐसा खेला किया ग्रहों के निर्माण से संबंधित कि बता नहीं सकते हैं, बताएंगे तो हंसी आएगा। सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक भी नियम ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो है इसी को मानना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया इसी को मान रही है। तो ऊपर का कौन है, कांट, और नीचे लप्लास। तो कांट साहब ने ग्रहों के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा कि नीहारिका से एक छल्ला टूटा और ठंडा होकर ग्रह बन गए। हमने आपको बताया था कि तारों के निर्माण में कि सबसे पहला प्रोसेस होता है नीहारिका का बनना। नीहारिका बनती है, उसके बाद प्रोटो स्टार, फिर उसमें लाइट और हीट आती है, तब जाकर स्टार बनती है। तो वही कांट साहब ने कहा कि जब नीहारिका का निर्माण हुआ तो उसी नीहारिका से एक छल्ला टूटकर उससे दूर हो गया और फिर वह ठंडा होकर ग्रह बन गया। मतलब गजब का नियम है, लेकिन ठीक है। तो कांट साहब का नियम आप याद रखें। उसके बाद आए लप्लास। लप्लास साहब ने क्या किया, बस कांट साहब का कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। लप्लास साहब ने कहा कि नीहारिका से एक छल्ला टूटा और वह 9 हिस्सों में विभाजित हो गया और फिर ठंडा होकर ग्रह बन गया। ज़्यादा कुछ लिखे नहीं, इसमें बस एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए कि 9 हिस्सों में विभाजित हो गया। मतलब गजब है, एगो सूर्य 8 गो ग्रह, गजब भाई, ये कैसा कर दिए आप। तो लप्लास साहब का कुछ नहीं था, इसी कांट साहब ने जो कहा था उसी का बस जस्ट कॉपी था, कॉपी करके उन्होंने पेस्ट कर दिया, बस यही था। दोनों सेम है। अब कांट का ध्यान में रखेंगे। कांट ने कहा था कि नीहारिका से एक छल्ला टूटा और ठंडा होके ग्रह बन गया। आए लप्लास साहब, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नीहारिका से एक छल्ला टूटा और 9 भाग में डिवाइड हो गया और 9 गो ग्रह बन गया। मतलब गजब है भाई, बस आप एक्स्ट्रा में 9 जोड़ दिए, यही किए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए। तो इन दोनों का नियम सेम है और इन दोनों के नियम को कहा जाता है एक तारा सिद्धांत। अब इसको ध्यान देंगे कि कांट और लप्लास के नियम को कहा जाता है एक तारा सिद्धांत। कई बार सवाल में आया एक तारा सिद्धांत किसने दिया, तो कांट और लप्लास ने। एक तारा सिद्धांत किसने दिया, कांट और लप्लास ने। एक तारा सिद्धांत कांट और लप्लास ने। उसके बाद ये कांट और लप्लास, इन दोनों का नियम तब बना अपने यहाँ जब अपने यहाँ एक गाना चल रहा था, फूल तुम्हें भेजा है खत में। गाना सुन के ऐसा लग रहा है कि फूल खत में काहे भेजा, थोड़ा हाथ में कोरी फूटल था, ऐसे हाथ में लेकर जाता, हाय ले फूल, खत में भेजा मतलब डर लग रहा था। तो ये गाना सिद्धांत बहुत पुराना है, गाना के टाइम के, फूल तुम्हें भेजा है खत में। कांट और लप्लास साहब का दोनों का सेम है, आपस में एक दूसरे का कॉपी पेस्ट किया। ऐसा लग रहा है कि उसका शर्ट खोल के वो पहन लिए, उसका उसको पहरा दिया। गजब है भाई, ठीक है, कांट और लप्लास। इसके बाद नीचे आप देखेंगे 3 गो, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन।
ध्यान में रखेंगे। नीचे कौन है, 3 चैम्बरलिन, जीन्स, लिलिटन। जीन्स शर्ट पैंट वाले जीन्स मत समझना, ये जीन्स अलग है, आदमी है। चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन, ठीक है, तीनों चैम्बरलिन साहब में आए। इन तीनों के सिद्धांत को कहते हैं द्वितारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत कहते हैं कांट और लप्लास के सिद्धांत को, और इन तीनों के सिद्धांत को कहते हैं द्वितारा सिद्धांत, मतलब दो तारा। दो तारा में अट्रैक्शन फोर्स के कारण यही सब छोटा मोटा बात है जिसके कारण ग्रह बना। तो सबसे पहले चैम्बरलिन साहब को समझो। चैम्बरलिन साहब ने कहा कि एक सूर्य था, ठीक है, और सूर्य के बगल में एगो और तारा था। मतलब एगो सूर्य था, सूर्य के बगल में एक और तारा था। तो सूर्य के बगल में जो पड़ोसी तारा था उसका आकार सूर्य से कई गुना बड़ा था। तो जब साइज बड़ा होगा तो मास भी ज़्यादा होगा, और जिसमें मास ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो यही समझा रहे थे चैम्बरलिन साहब कि इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, जिसके कारण इन्होंने सूर्य का कुछ हिस्सा खींच लिया, और वही वायुमंडल, सूर्य का हिस्सा जो टूटा बाद में ठंडा होकर और वो ग्रह बन गया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे चैम्बरलिन साहब का कि एगो सूर्य था, इसके बगल में एगो और तारा था, ठीक है। जैसे ही इसका अट्रैक्शन फोर्स अन्य तारा का ज़्यादा था, इसने सूर्य का एक हिस्सा खींच लिया, और वही हिस्सा बाद में ठंडा होकर कई ग्रहों में विभाजित हो गया और ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसमें दो तारा, एक सूर्य और एक अन्य तारा, इसलिए इसको द्वितारा सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीन्स साहब आए, इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, सूर्य था और एक अन्य तारा था। अब क्या हुआ कि अन्य तारा जब सूर्य के नज़दीक गया तो जैसे ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य का एक हिस्सा जो है ज्वार के कारण खिंचा गया और वो टूटकर ग्रह के रूप में निर्माण हो गया। मतलब एक ही बात है, ऐसे कान ऐसे पकड़ो, सीधा पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बतिया सेम है। तो ये वही है, यही भी घुमा दिए बात को कि हमारा नाम हो जाए, नाम हो ही गया, लो हम लोग के लिए वो हो गया एकदम पूरा बोझा। चैम्बरलिन को पढ़ो, जीन्स को पढ़ो, फिर लिलिटन को पढ़ो, बतिया कुछ है नहीं, तीनों एक के है। अब फिर लिलिटन साहब आए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये चैम्बरलिन और जीन्स जो बोल रहा है दोनों झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं था, झूठ बोल रहा है। हालांकि झूठ ही वो बोल रहे हैं, लेकिन ये बोला कि नहीं ये दोनों झूठ बोल रहा है। लिलिटन साहब ने कहा कि सूर्य था, एक अन्य तारा था, ठीक है। अन्य तारा का साइज बड़ा था, इसके पास भी हीट एंड लाइट था, सूर्य वाला हीट और लाइट इसके पास आया, जिसके कारण इसने बहुत टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर लिया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर अब्जॉर्ब किया कि ये अन्य तारा में विस्फोट हो गया, ठीक है। जैसे ही विस्फोट हुआ ये कई टुकड़ों में टूट गए और बाद में फिर वही ग्रह बन गए, बात खत्म हो गया। इसी तरह ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो आप ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बस यही रखेंगे कि एक तारा सिद्धांत को कांट और लप्लास ने दिया था, द्वि तारा सिद्धांत को चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन ने दिया था। इन तीनों का एक था, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन का एक था, कांट और लप्लास का एक था। हो गया। अब इसको यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा आइए, जब ग्रहों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत को हम लोग पढ़ लेते हैं तब इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सारे ग्रहों का एक डिटेल कर लिया जाए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन हालांकि क्या है कि बीच में हम पृथ्वी को छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, पहले बुध का डिटेल करेंगे, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, पृथ्वी छोड़ देंगे। पृथ्वी इसलिए छोड़ेंगे कि पृथ्वी को सबसे लास्ट में, जब अर्थ को खोलेंगे तो उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। पहले स्थल मंडल का डिटेल करेंगे, फिर जल मंडल, जल में प्रवेश करेंगे समुद्र की ओर, और उसके बाद ऊपर वायुमंडल में आएंगे और फिर ऊपर पहुंचेंगे, पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तभी कहते हैं कि जहाँ से शुरू करता है, अगर कोई भी काम पूरी नियति के साथ किया जाए तो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे घूमकर वहीं पहुँचेंगे। हम लोग ब्रह्मांड से पढ़ना स्टार्ट किए, अर्थ पर आए, सरफेस पर स्थल मंडल को पढ़े, जल मंडल को, और फिर वायुमंडल में फिर ऊपर पहुँच गए। मतलब पूरा एक चक्कर लगा के पूरा ज्योग्राफी ख़त्म, समझ गए। तो पूरा नियति के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ, चकाचक टॉपिक सॉल्व होगा, ठीक है। हो गया ग्रहों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत। अब ध्यान दीजिए, पहला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह में सबसे पहला कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। यहाँ हमने लिख दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, लेकिन पृथ्वी का अभी डिटेल नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में जब सौर मंडल क्लियर हो जाएगा उसके बाद पृथ्वी को खोलेंगे, ठीक है। तो पहले बुध पर देखिए, बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और यह सूर्य के सबसे नज़दीक। तो 2 सवाल, सूर्य के नज़दीक कौन सा? बुध। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो वो भी बुध, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध और सौर मंडल का सबसे छोटा भी बुध ग्रह है। हो गया। ये जो ग्रह है बुध ग्रह, वो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है। यह सूर्य जो है
बुध ग्रह यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है और अपने एक्सिस पर, एंगल पर 59 दिन में एक चक्कर घूमता। एक्सिस कहने का मतलब है स्पेन को देख रहे हैं, अब जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर ये घूम जाएगा एक चक्कर पूरा 59 डेज में। और सामने अगर कोई सूर्य है, मान कर चलिए कि सूर्य है, तो इसका एक चक्कर लगाएगा 88 दिन में, लेकिन अपने सरफेस, अपने एंगल पर भी, अक्ष पर भी, एक्सिस पर भी घूमता रहेगा और ये घूमेगा 59 डेज में। ठीक है, तो ये सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है 88 दिन में और अपने एक्सिस पर घूमती है 59 डेज में। इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, इसलिए अभाव है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, और जहाँ नज़दीक होगा तो पूरा मारेगा टेम्परेचर, एकदम झकझोर के टेम्परेचर लगेगा, तो वहाँ हीट बढ़ेगा और सारे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और फिर ख़त्म हो जाएगा, नीचे का वायुमंडल सफाचट हो जाएगा। तो वही है कि बुध ग्रह पर वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है और इसके साथ इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तो इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और साथ साथ शुक्र का भी। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पहला याद रखेंगे, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, अपने एक्सिस पर 59 दिन में घूम जाता है और इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। साथ साथ बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र पर आइए, बुध के बाद शुक्र, यहाँ हमने लिख दिया शुक्र, वीनस। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में, सूर्य ग्रह की, सूर्य अगर मानकर चलिए यहाँ सूर्य है तो शुक्र इसकी परिक्रमा जो लगाएगा पूरा घूम के, वो पूरा एक चक्कर लेगा 255 दिन में। तो शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में और अपने एक्सिस पर 243 दिन में घूमता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा शुक्र करेगा 255 दिन में और अपने एक्सिस, अक्ष पर, मतलब यहाँ खड़ा है और यहीं खड़े, वैसे हम यहाँ खड़ा है और यहीं घूम जाए एक चक्कर ऐसा, तो अपना एक परिक्रमा लगा लिए 243, मानकर चलो मंगल ग्रह है हम, तो 243 दिन में, और यहाँ पर खड़ा है सूर्य और ये है मंगल ग्रह, ये पूरा सूर्य को घूम के आएगा 255 दिन में। ठीक है, तो यह सूर्य की परिक्रमा करता है 255 दिन में और अपने एक्सिस पर घूमता है 243 दिनों में। हो गया कंप्लीट। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं कि इसका आकार जो है, आकार रूप जो भी कह लो, सब पृथ्वी से मैच करता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा में शेप एंड साइज बिल्कुल मैच करता है पृथ्वी से, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। साथ साथ क्या है कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। अभी थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि सूर्य क्यों, मान कर चलो कि यही छोटका जो स्टार है यही सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, तो ये गर्म नहीं है। गर्म इसलिए नहीं है कि इसके यहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है। जब भी वायुमंडल नहीं होगा तो वह टेम्परेचर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो दिन के समय इसका तापमान ज़्यादा होगा, रात के समय एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इसका तापमान ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, सबसे ज़्यादा गर्म है शुक्र। ठीक है, अब क्यों गर्म है तो उसको बताते हैं। सूर्य के यहाँ, सूर्य जो है, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह में CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% है। इसलिए क्या करता है कि जैसे ही सूर्य से, यहाँ से अगर मानकर चलो ये सूर्य है, सूर्य से हीट यहाँ पहुँचती है शुक्र ग्रह के पास, लाइट एंड हीट पहुँचती है, तो सारा टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है वो टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अधिक मात्रा में है 95 से 97% तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करती है, सारा टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर लेती है और एक भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी बाहर जाने नहीं देती है, जिसके कारण इसका तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। कारण क्या है, CO2 की अधिकता,
CO2 की अधिकता, और CO2 कितना है 95 से 97%। और इसलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह तथा भोर और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को, और इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण, शुक्र ग्रह क्या करती है, सूर्य को जैसे सारे पृथ्वी लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन शुक्र उल्टा लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शुक्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। शुक्र के साथ साथ अरुण, दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। हो गया कंप्लीट, क्लियर। शुक्र के बाद मंगल, पृथ्वी को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट मंगल पे आ रहे हैं। मंगल ग्रह को थोड़ा ध्यान में दीजिए। पृथ्वी के बारे में हम वैसे भी कह चुके हैं कि पृथ्वी को सबसे लास्ट में खोलेंगे और उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। पहले स्थल मंडल का पूरा डिटेल करेंगे, फिर जल मंडल पे आएंगे, फिर वायुमंडल पर, और इस तरह से हमारा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर होगा। तो सबसे पहले पृथ्वी को यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, पृथ्वी को सबसे लास्ट में, अब मंगल पर डायरेक्ट आइए। ठीक है, मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं और इसको लाल ग्रह कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, मंगल को लाल ग्रह। बुध से एक बार आइए, बुध वायु सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। ठीक है, शुक्र को कहते हैं सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, भोर और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र को। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि आकार में एकदम पृथ्वी के समान है। हो गया, इसमें जो है CO2 की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। हो गया, मंगल ग्रह पे आइए। मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। कैसा ग्रह, लाल ग्रह। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। जहाँ पर भी आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में होगा उसका कलर अपने आप आपको नेचुरली लाल दिखेगा, इसलिए मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिसके कारण यह लाल दिखता है। हमने यहाँ पहला पॉइंट लिख दिया है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखता है। इसका घूर्णन पृथ्वी के लगभग समान है, और घूर्णन कहने का मतलब है अपने एक्सिस पर घूमना। हम यहाँ पर खड़ा हैं, एक चक्कर घूम गए गोल गोल, तो अपने एक्सिस पर, तो यह अपने एक्सिस पर पृथ्वी के समान घूमेगी 24.6 घंटा में। पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है, ये 24.6 घंटा में एक चक्कर ले लेंगे। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और डिमोस, इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखेंगे, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, और इसका मंगल का 2 है, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ध्यान में रखेंगे। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो किसका उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ध्यान में रखेंगे। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है। सवाल में पूछेगा, एकदम चकाचक सवाल है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत जो है किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर है, और इसका जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट का 8850 से 3 से गुना कर दो, उतना ज़्यादा ऊंचा है निक्स ओलंपिया की चोटी। ठीक है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो है मंगल ग्रह पर। और इस तरह से आज हमारा जो है बुध, शुक्र और मंगल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कर लेंगे, और उसके बाद पृथ्वी पर आएंगे। पृथ्वी को खोलने में बहुत, पृथ्वी को जब भी खोलेंगे तो लंबा क्लास चलेगा। स्थल मंडल पर आएंगे तो सबसे पहले सारी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट वगैरह उसका डिटेल करेंगे। उसको डिटेल करने के बाद मैग्मा चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ज्वालामुखी, फिर भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्वत पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर सरफेस पर आएंगे, प्लेन पर आएंगे तो महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसा पढ़ेंगे, सबका डिटेल करेंगे। तो जब एशिया पे आएंगे, पहला स्टार्टिंग में एशिया लेंगे तो उसमें 50 देश हैं, 50 देश के बारे में पढ़ना है एक एक करके। तो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लेना है। तो पृथ्वी को जैसे ही खोलेंगे एक लंबा क्लास चलेगा, तो उसमें थोड़ा सा हमको अलग तरीका भी अपनाना पड़ेगा, बोर्ड का शेप एंड साइज भी चेंज करना पड़ेगा और मैप भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को पढ़ेंगे।